important question of soil mechanics, last to first video, मतलब back to start point। चलिए स्टार्ट करते हैं। द गिवन फिगर रिलेटेड टू डिजाइन फीचर ऑफ सैम्पलर अफेक्टिंग सॉइल डिस्टर्बेंस, द एरिया रेशियो ऑफ द सॉइल सैम्पल इज गिवन बाय, तो ये होता है d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर डिवाइड बाई d1 स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज में होगा तो 100 हो जाएगा मल्टीपल में। ठीक है, ट्यूबवेल में क्या होता है, एक ब्लाइंड पाइप होता है और एक स्टेनर जाली वाला होता है। तो फिर ठीक है, क्ले के पास हम स्टेनर नहीं लगाते हैं, स्टेनर सैंड के पास लगा ताकि पानी छटके आए। क्ले के पास पानी गंदा हो जाएगा, आता हुआ आएगा। तो एरिया रेशियो शुड बी लेस, मतलब मिनिमम रखना चाहिए। शुड बी लेस, इट शुड बी लेस बिकॉज इट मेक कटिंग एजेस शार्प, कम से कम रखा जाना चाहिए। और जो एरिया रेशियो है वो 10% होता है, फॉर जनरली 10% रखा जाता है और 20% से ज़्यादा नहीं रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सैम्पलिंग टूल है, सैम्पलर के बारे में थोड़ा तो मतलब रिवीजन कर लेते हैं। तो सैंपल्स जो होते हैं, दो टाइप के सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं सॉइल्स के। एक अनडिस्टर्ब सैंपल होता है, एक डिस्टर्ब सैंपल। अनडिस्टर्ब में क्या होता है, नेचुरल स्टेट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर रिमेन एट इट टू फाइंड क्या पता करने के लिए, सीएल पैरामीटर पता करने के लिए। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी पता करने के लिए, परमेबिलिटी पता करने के लिए, फील्ड मॉइस्चर डेंसिटी पता करने के लिए। चूज किया जाए, ठीक है। सीएल पैरामीटर अनस्टिक क्या था, सीएल पैरामीटर कंप्रेसिबिलिटी, परमेबिलिटी, फील्ड मॉइस्चर डेंसिटी, वॉइड रेशियो, इन सब के लिए हमें अनडिस्टर्ब सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और जबकि ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अटरबर्ग लिमिट्स हो गई, कॉम्पैक्शन हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, तो इसके लिए हम डिस्टर्ब सॉइल सैंपल के थ्रू ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्टर्ब सॉइल सैंपल में जो होता है उसमें दो टाइप का होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में स्ट्रक्चर गेट डिस्टर्ब बट मिनरल्स कंपोनेंट इज सेम। ठीक है, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा लेकिन मिनरल कंपोनेंट तो वही रहेगा। लेकिन जो नॉन रिप्रेजेंटेड सैंपल होगा उसमें मिनरल कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड इंडेक्स प्रॉपर्टी के लिए ये होता है डिस्टर्ब बट रिप्रेजेंटेड सैंपल। ठीक है, डिजाइन फीचर कटिंग द डिग्री ऑफ द डिस्टर्बेंस, तो ये होता है कटिंग एज, इनसाइड वॉल, मतलब जो ही हमारा सैंपल यूज डिज़ाइन किया जाएगा उसमें क्या क्या चीज़ें डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस को मतलब अफेक्ट कर सकते हैं। तो कटिंग एज अच्छा होना चाहिए, इनसाइड वॉल फ्रिक्शन कम होना चाहिए, और मेथड ऑफ अप्लाइंग फोर्स भी अच्छे से होना चाहिए, पता चले कि रेगुलर तरीके से फोर्स हो रहा है। और नॉन रिटर्निंग वॉल भी क्लियर वर्क में होना चाहिए। और डिज़ाइन फीचर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ द डिस्टर्बेंस, तो उसमें से एक होता है कटिंग एज के आंसर होता है इनसाइड क्लियरेंस और आउटसाइड क्लियरेंस। तो इनसाइड क्लियरेंस जो होता है वो CI बराबर होता है D3 माइनस D1 डिवाइड बाई D3। जो भी इनसाइड क्लियरेंस होगा तो इनसाइड की बात की जाएगी। ठीक है, तो D3 माइनस D1 डिवाइड बाई D1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए 1 to 3% से मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए, 1 to 3% की भी वैल्यू होनी चाहिए। जबकि आउटसाइड क्लियरेंस जो है वो आपकी उसका फॉर्मूला होता है D4, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू D4 की होगी यहाँ पे, नहीं D2 की वैल्यू है सॉरी। तो D2 माइनस D4 डिवाइड बाई D4 मल्टीप्लाई बाई 100। तो याद रखना है यहाँ पे बड़े से छोटा घट रहा है लेकिन यहाँ पे छोटे से बड़ा घट रहा है आउटसाइड में। ठीक है, तो डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, इसका वैल्यू जो होना चाहिए 0 से 2% होना चाहिए। और आउटसाइड और इनसाइड क्लियरेंस की वैल्यू में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, मिनिमम अंतर होना चाहिए। ठीक है, आउटसाइड क्लियरेंस की वैल्यू इनसाइड क्लियरेंस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके,
तो सी नॉट मस्ट नॉट बी मच मोर देन सी आई। ओके, ये बात भी याद रखनी है। और 0 to 2% होती है इसकी वैल्यू। एरिया रेशियो क्या होता है? तो एरिया रेशियो होता है d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर डिवाइड बाई d1 स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो d2 है और d1 मिनिमम है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया एंटर करेगा सॉइल सेंटर का, और इसकी वैल्यू जनरली 10% ली जाती है फॉर किसके लिए? यहाँ पे लिखा हुआ है अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए एरिया रेशियो लेस देन 10%, जबकि ये वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 20% से ज़्यादा नहीं ली जाती। ओके, तो एरिया रेशियो मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कटिंग एज टू द टोटल एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल। यहाँ पे देखेंगे इनसाइड वॉल फ्रिक्शन भी जो अफेक्ट करता है। तो इनसाइड वॉल फ्रिक्शन शुड बी स्मूथ, अप्लाइंग ऑयल इनसाइड द ट्यूब। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्मूथ फिनिश ऑफ द सैंपल ट्यूब और इंश्योर सूटेबिलिटी ऑफ द इनसाइड क्लियरेंस। ठीक है, एरिया रेशियो का जनरली इससे ये निकल के आता है फॉर्मूला, ये वाला। अगला देखते हैं डिजाइन ऑफ नॉन रिटर्निंग वॉल भी सही से काम करना चाहिए। सैंपलर मस्ट हैव अ लार्ज ऑरिफिस टू अलाउ क्विक एस्केपिंग ऑफ एयर, वाटर और स्लरी। मेथड ऑफ अप्लाइंग फोर्स भी इफेक्ट करता है, जो डिग्री ऑफ जो हमारा डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस है उसको। तो मेथड ऑफ अप्लाइंग फोर्स, द रेट ऑफ द एडवांसमेंट एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कंट्रोल द सैंपल डिस्टर्बेंस। द सैंपलर मस्ट बी पुश्ड नॉट ड्रिवन। ठीक है, ड्राइव नहीं किया जाता है, गोल गोल नहीं भगाया जाएगा, केवल पुश किया जाएगा वर्टिकल लोड के साथ। रिकवरी रेशियो ये भी डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस को बताती है। तो ये होता है R इक्वल टू LYH। एल क्या होता है? जो लेंथ तक हमारा सैंपलर फिल हुआ है, हमारे सैंपल फिल हुआ है सैंपलर में, जबकि H होता है जो टोटल हाइट होती है सैंपलर की। ठीक है, तो इट शुड बी 96 to 98%। मतलब ठीक है, गुड अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स। आगे देखते हैं ये सैंपल और सैंपल कलेक्शन वगैरह जो आई एस कोड 1892 नहीं 1892 की 1969 में हुई। ठीक है, तो इसके बारे में भी ये सैम्पलिंग टूल्स वगैरह ये होता है, कटिंग एज इनसाइड वॉल फ्रिक्शन वाले, यही सेम चीज़ें ऊपर की लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा नोटिस करने वाली है, जो कि एरिया रेशियो का होता है ये। तो जो द वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन, रेट चल रहा है, बोलते जा रहे हैं फिर भी, अबाउट द 20% फॉर स्टिफ फॉर्मेशंस फॉर सॉफ्ट सेंसिटिव क्लेज। स्टिफ फॉर्मेशन के लिए 20% होना चाहिए, लेकिन अगर सॉफ्ट सेंसिटिव क्ले है तो एन एरिया रेशियो ऑफ 10% और लेस शुड बी प्रिफर्ड। ठीक है, तो ये बात ध्यान देने वाली है। सफिशिएंट क्लियरेंस तो देनी पड़ती है, ये सब चीज़ें हो ही गई हैं। आगे देखते हैं सैम्पलिंग ट्यूब है जो इनर डायमीटर ऑफ 80 mm एंड आउटर डायमीटर ऑफ 88 mm। द एरिया रेशियो इज आउटर माइनस इनर डिवाइड बाई इनर का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। तो आउटर जो हमारा 88 है, 88 माइनस 88 डिवाइड बाई 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 20। ए प्लस बी के फॉर्मूला से ऐड हो जाएगा, तो 8 - 16 168 हो जाएगा, एक हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 8। ये कट गया, तो पॉइंट हो गया 8 - 16 8 - 8 2 पॉइंट की वैल्यू 0 बन जाएगा। तो अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो परसेंटेज में निकालेंगे मल्टीप्लाई 100 तो 21% हो जाएगा, 1.21 आंसर हो जाएगा, 0.21 हो जाएगा एरिया रेशियो। एरिया रेशियो का परसेंटेज में होता है, परसेंटेज भी नहीं है लेकिन परसेंटेज में निकाल सकते हैं, या तो एरिया रेशियो परसेंटेज है। ओके, आगे देखते हैं द गिवन इनर डायमीटर, ये सोल्यूशन है इससे। स्टडी द स्टेटमेंट
लिस्टेड बिलो, एरिया रेशियो शुड बी लो। हाँ ये बात सही है, एरिया रेशियो शुड बी लो। और कटिंग एज शुड बी थिक, नहीं गलत, थिक हो जाएगी तो फिर पेनिट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, और कटिंग एज पतला होना चाहिए। तो आउटसाइड क्लियरेंस शुड बी लो, आउटसाइड क्लियरेंस भी कम होना चाहिए ताकि अच्छे से काम होगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, तो इसमें से 1 and 3 ओके, पहले से आंसर लगा हुआ है। इनसाइड क्लियरेंस यहाँ पर फिर से बोला गया 1 से 3% होना चाहिए, जबकि आउटसाइड क्लियरेंस 0 से 2% के बीच में होना चाहिए। एरिया रेशियो 10% और लेस, मतलब जनरली रखा जाता है और क्ले, सॉफ्ट क्ले के लिए। इनसाइड क्लियरेंस जो होता है 1 से 3%, 1 से 3%, आउटसाइड 0 से 2%। फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ सेल सैंपल और पैरामीटर ड्यूरिंग सैम्पलिंग ऑपरेशन द ड्राइव सैम्पलर इज एडवांस 600 mm एंड द लेंथ ऑफ द सैंपल रिकवर्ड 525 mm। एल अपॉन आर वाला हो गया रिकवर्ड रेशियो एल अपॉन एच, एल हो गया 525 डिवाइड बाई 600, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 7 48 बटा 4 6 7 42 35 2 0 3 वाटी का रिकवरी देखिए पॉइंट के बाद आएगा, लेकिन एक पॉइंट फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। रिकवरी रेशियो फॉर अ satisfactory undisturbed sampling taking into the consider the influence of inside clearance when excess soil is prevented from the entering the tube, recovery ratio calculated as should be between 96 to 98%, okay। जो कि 87% आ रहा है हमारे आंसर में, होना 96 to 98 या 98 to 96% होना चाहिए। द ऑर्डर ऑफ द मिनिमाइज सैम्पलिंग डिस्टर्बेंस, द एरिया रेशियो शुड बी एज पॉसिबल एज लो एज पॉसिबल, ठीक है। kept as low as possible, consist with the strength requirement of the sample tube, should not be greater than about 20% for stiff formation, or for soft sensitive clay the area ratio should be 10% or less should be preferred. Minimize sampling disturbance, the area ratio should be equal to unity, गलत है, बट एज लो एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू माई टीचर टीच मी। द रेशियो एरिया रेशियो ऑफ थिन वॉल सैम्पलर शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड मोर देन, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो 20% क्या बोला था, शुड नॉट नॉर्मली बोला है, जनरली की बात की गई है, ठीक है। तो वो होता है 10% से कम, 10% से ज़्यादा नहीं, और 20% तक जाता है तो ये वो 24 तो होगा नहीं, 36 भी नहीं होगा, 16 नहीं होगा, और 8% से ज़्यादा नहीं, ठीक है। कटिंग है, ये T2 है, ये T1 है, और ये T3 है और ये T4 है। इनर डायमीटर जो है वो ऑड में है, ठीक है। आउटर डायमीटर है वो इवन में। सैम्पलिंग ट्यूब है इनर डायमीटर 80 mm एंड आउटर डायमीटर 88 है, वही बात हो गई, पुराना वाला सवाल 0.21।
A solid sampler has inert outer diameter 25 and 30 mm respectively. The area ratio of the soil sampler is, तो ये हो जाएगा वही फार्मूला। आप एक बार ऐड कर दो, 25 3 2 5 55 मल्टीप्लाई 5 अपॉन डिवाइड बाई 25 इंटू 100, 25 चौका 100, 5 चौके 20, 35 दूनी 70। The area ratio of the soil sampler 25 चौके 100, 55 है ना, सॉरी 5 चौके 20, 20 के बाद हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कुछ करते हैं, मिस हो रहा है लगता है, कुछ अच्छे से निकल रहा। प्लस करेंगे तो 25 20 55 हो गया, माइनस करेंगे 30 माइनस 25 तो 5 हो गया, डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 100, 55 25 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11 44 कैसे बन रहा है? अच्छा स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, वही मैं कह रहा हूँ मिस कैसे हो रहा है चीज़ें। ऊपर वाला स्क्वायर था तो हम कर दिए हैं स्क्वायर, बट नीचे वाला स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। और कुछ करते हैं, इस बार टाइम ले रहा है ज़्यादा। 55 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 25 गुना 25 200, 25 चौके 100, 55 25 5 11 मल्टीप्लाई 4 तो आ जाएगा हमारा 44। ठीक है, आंसर आ गया। रिवीजन कर रहे हैं रट्टा मार, हो सकता है आप लोग कहें देखो बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, बस अपना रिवीजन कर रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो देख सकते हैं, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए किसी भी एंगल से। द मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट एरिया द नीड टू बी द प्लेस्ड ओवर एन एक्सपेंसिव सॉइल टू प्रिवेंट वॉल्यूम, ठीक है, इंक्रीजेज इज नोन एज, इसको बोला जाता है सॉइलिंग प्रेशर। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट एरिया दैट नीड टू बी प्लेस्ड ओवर एन एक्सपेंसिव सॉइल टू प्रिवेंट वॉल्यूम इंक्रीज ना करने से उसको बोला जाएगा सॉइलिंग प्रेशर। ठीक है, सॉइलिंग प्रेशर टेस्ट दो टाइप का होता है, एक सॉइलिंग प्रेशर, एक सॉइलिंग टेस्ट, एक सॉइलिंग प्रेशर टेस्ट। तो टू आइडेंटिकल undisturbed sample are obtained at a moisture content that is expected to the construction time. Both specimens are dried at the moisture content below centrage limit. इसको और थोड़ा पतला ये ले रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम of one them is measured while the other specimen is first loaded to a pressure equal to the expected structural load and then allow the free access of the water to water. The volume of other is measured. इन दोनों के मेजरिंग से स्वेलिंग टेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, स्वेलिंग प्रेशर टेस्ट क्या होगा? स्वेलिंग टेस्ट था, स्वेलिंग प्रेशर टेस्ट। प्रेशर रिक्वायर्ड टू द अप्लाइड ओवर अ स्वेलिंग soil specimen to prevent its expansion when it's come into the contact of water. That test is under the ओडोमीटर के अंडर में ये किया जाता है, कंडक्टेड इन द ओडोमीटर। तो इट इज अ स्वेलिंग प्रेशर इज लेस देन 20 किलोमीटर, देयर इज लेस एक्सपेंसिव एंड शैलो फाउंडेशन कैन बी यूज्ड। ठीक है, और सम सॉइल आर बेंटोनाइट मे हैव स्वेलिंग प्रेशर ऑफ द वाटर टू 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर 20 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर तक है तो वो शैलो फाउंडेशन के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Design of foundation on soiling soil structure are made strong, rigid to withstand the effect of the soiling. Structure are made flexible so that they change their shape according to the soiling of soil. Deep foundations such as band piers and under rimmed piles are constructed to isolate the foundation
from the swelling effect of the soil by providing the impervious apparent surrounding the structure. Elimination of the possibility of the soil providing external load greater than the swelling pressure. ठीक है, swelling pressure से ज़्यादा लोड प्रोवाइड करना. Pre-wetting soil mass to a moisture content equal to the equilibrium moisture content. Lime stabilization reduce the liquid limit and plastic limit, hence it can be used. ठीक है, लिक्विड limit और प्लास्टिक लिमिट को कम कर देता है, तो इसको यूज किया जाता है. Swelling pressure equal to maximum force divided by area that need to be placed over the expansive soil to prevent the value increase. Significant depth of the exploration in soil is given by such a depth at which stress is 0.2 20% स्ट्रेस रह जाए उस डेप्थ वो डेप्थ क्या होगी 1.5 और विथ ऑफ द 40 बेस ऑफ 40. ठीक है, ये है 1.5 1.5 विथ के जाने पर 20 मीटर यहाँ पर 20% स्ट्रेस रह जाता है. ठीक है, आने वाले लूप की वैल्यू आने वाले स्ट्रेस की वैल्यू 20% हो जाती है इस पॉइंट पर. Significant depth is the generally taken to the depth at which the particular stress is 20%. ठीक है, एंड लोड ऑफ द लोड इंटेंसिटी, जो लोड इंटेंसिटी का 20% वर्टिकल स्ट्रेस रह जाए वो हमारी सिग्निफिकेंट डेप्थ कहलाती है. अकॉर्डिंग टू द अबव criterion, the depth exploration should be 1.5 times the width of the square footing and above 3 times width of the strip footing. strip footing होगी तो उसके लिए 3 times रहेगा. ठीक है, depth of exploration, it should be 1.5 times of the width of the footing below the foundation level. In certain cases it may be necessary to take the least one borehole or cone or both to twice the width of the foundation. 2 गुने तक जा सकती है. In weak soil the exploration should be continued to a depth at which the loads can be carried by a stratum in question without undesirable settlement and shear failure. In any case, the depth of the which seasonal variation affected the soil should be regarded the minimum depth of the exploration of the site. The net loading intensity of at any level below a foundation may be obtained approximately by assuming the spread of load of 2 vertical and 1 horizontal. जो हमारा स्लोप होता है वो 2 वर्टिकल और 1 हॉरिजॉन्टल चलता है. मतलब जैसे यहाँ पे स्ट्रिप है तो इसका जो स्लोप बन रहा है ये 2 वर्टिकल और 1 हॉरिजॉन्टल. डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे रोड कट के लिए हमें याद रखना इक्वल टू द बॉटम विथ ऑफ द कट 2 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल और इक्वल टू द हाइट ऑफ फिल विच एवर इज ग्रेटर देन इक्वल टू द बॉटम विथ ऑफ द कट. जो रोड कट की बात है उसके लिए बॉटम ऑफ द कट के बाद बराबर विथ ऑफ द कटिंग के बराबर और फिलिंग में 2 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल और इक्वल टू द हाइट ऑफ फिल विच एवर इज ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन के लिए. अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमें सर 5 से आगे अच्छा हो तो वही है ये 20% बचता है. अगर बोरिंग इज सूटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोरेटरी स्ट्रेटा. कैसे सर्वर होगा तो ये होता है जिसमें कोई से थोड़ा हो कोहेसिव महसूस ना कि रॉकी सॉइल की, तो इसमें सामने रॉक आ रहा है हार्ड
एंड सीमेंटेड रॉक नहीं होगा, ये सबके लिए कटिंग है। इसमें रॉक नहीं है, तो पार्शियली सैचुरेटेड सैंड, सिल्ट एंड मीडियम स्टिफ कोहेसिव सॉइल। ठीक है, बोरिंग मेथड क्या होते हैं, तो बोरिंग जो होता है वो जिसका डायमीटर नहीं सॉरी जिसका डेप्थ 6 मीटर से ज़्यादा हो उसको बोरिंग होल बोला जाएगा। ठीक है, इस ग्राउंड में इट इज़ अ सेमी डायरेक्ट मेथड ऑफ द एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ड्रिलिंग बोर होल, टेकिंग सैंपल, टेस्टिंग बोर लॉग। तो कितने प्रकार से किया जा सकता है, अगर बोरिंग होती है, वाश बोरिंग होती है, टाइप ऑफ द बोरिंग, वाश बोरिंग होती है, परक्यूशन बोरिंग होती है, रोटेटरी ड्रिलिंग होती है, कोर ड्रिलिंग होती है। इसमें अगर बोरिंग में जो हम लोग पहले बनता था ऐसे गोल 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 होता था, घूमता चला जाता, अभी भी कई जगह पानी के लिए जो बोर किया जाता है, इसी से हाथ से किया जाता है कई जगह। वाश बोरिंग में क्या होता है, एक प्रेशर से पानी भेजा जाता है और जब उसकी स्लरी निकल के आती है तो टब में कलेक्ट कर लिया जाता है। परक्यूशन में क्या होता है, एक लोड को ऊपर से बार बार गिराया जाता है कुछ हाइट से, तो वो घिसता चला जाता है। रोटेटरी में क्या होता है, एक ट्यूब होती है, उसको राउंड राउंड करके उसमें फिल किया जाता है, सैंपल राउंड राउंड करके भेजा जाता है। इसमें दो टाइप का होता है, एक कोड कटिंग भी होती है, एक नॉर्मल भी होती है। कोड कटिंग में भी वही राउंड राउंड किया जाता है, लेकिन एक और कोड कटिंग होती है उसमें एडवांस लेवल में, उसमें डायमंड लगा होता है नीचे कटिंग के लिए। ठीक है, तो अगर बोरिंग जो होती है वो सॉफ्ट के लिए, सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल के लिए होता है, फास्ट होता है, इकोनॉमिकल होता है, लाइट एंड एक्सपेंसिव एंड फ्लेक्सिबल भी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग टॉर्क ऑन हैंडल एंड डाउनवर्ड प्रेशर फोर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, एक होता है हैंड ड्रिवन, एक होता है मैकेनिकल, हैंड ड्रिवन एंड मैकेनिकली। हैंड ड्रिवन एंड मैकेनिकली ऑपरेटेड होगा, दो टाइप का होता है। तो हैंड ड्रिवन में क्या होता है, इट कैन बी अप टू द 6 मीटर डेप्थ तक के लिए यूज किया जाता है, जबकि पावर ड्रिवन ऑपरेटेड होता है वो 12 मीटर की डेप्थ तक के लिए यूज किया जाता है। यूजुअली यूज ऑफ द सेलो डेप्थ एप्लीकेशन, रेल जो हैंड ड्रिवन होता है रेल वगैरह हाईवे वगैरह के लिए यूज किया जाता है। पावर ड्रिवन होता है उसको हम लोग अप्लाइड हाइड्रोलिक, मैकेनिकली और डेड वेट किसी के भी यूज़ करते हैं। हैंड ड्रिवन में तो हाथ से घुमाया जाता है। सैंडी सॉइल, हैंड ऑपरेटेड अगर होता है, इन दोनों में से जो अगर से जो निकलता है वो डिस्टर्ब सॉइल वी गेट, और बिलो वाटर टेबल नॉट पॉसिबल, और चेंज इन सॉइल स्टेटा नॉट नोन, पता नहीं चलता है कहाँ से सॉइल स्टेटा निकला बदला हुआ है, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है ना सैंपल। और होता है वाश बोरिंग, फास्ट एंड सिंपल, और ये 12 मीटर से ज़्यादा की डेप्थ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, हैंड पावर ड्रिवन जो था ना वो 12 मीटर तक यूज़ किया जाता था, जबकि हैंड ड्रिवन 6 मीटर तक यूज़ किया जाता था। यहाँ पे होगा अप टू अबाउट 6 मीटर, पावर ड्रिवन 12 मीटर था, अप टू अबाउट 12 मीटर। वाश बोरिंग में होता है 12 मीटर से ज़्यादा की डेप्थ होती है। इसमें जो केसिंग पाइप होता है उसका 5 से 10 मीटर डायामीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर डायामीटर होता है। ड्रिवन टू द ग्राउंड फर्स्ट अप टू द सर्टेन डेप्थ 1.5 मीटर। ठीक है, केसिंग पाइप लगाई जाती है 1.5 मीटर तक। वाश पाइप होता है लोअर डायामीटर, इससे भी नोजल की तरह यूज किया जाता है। तो इसमें एक्शन कौन सा होता है, ड्रिविंग फोर्स कौन सा होता है, तो जेटिंग एक्शन ऑफ वाटर एंड चोकिंग एक्शन ऑफ सीजर, मतलब उसमें कुछ काटने के लिए भी लगा होता है, साथ में पानी के प्रेशर भी रहता है। ठीक है, वाश पाइप से पानी जरूर छोड़ा जाता है जो कि बाद में आता है निकल के टब में और सेटल होता है। सैंपल कैन बी टेकन इफ रिक्वायर्ड। केसिंग कैन बी एक्सटेंडेड और ड्रिलिंग फ्लूइड कैन बी पम्प इंस्टेंट। अगला देखते हैं वाश बोरिंग में आउटकम क्या क्या है। हाईली डिस्टर्ब होता है सैंपल, फाइनल पार्टिकल क्ले और लूम etc नॉट सेटल। ठीक है, विल नॉट सेटल एंड हैवी पार्टिकल विल नॉट कैच आउट, ब्रॉट आउट, मतलब आते नहीं बाहर। एक्सट्रैक्ट स्टेटा आइडेंटिफिकेशन नॉट पॉसिबल ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, और स्लो इन कोर्स ग्रैंड एंड स्टिफ सॉइल, धीमे काम कर पाती है, और जबकि नॉट इफेक्टिव फॉर हार्ड
soil and rock boulders etc के लिए can be used for most type of the soil, but the progress is slow in the post gravel strata. Some indication about strata: the form, slurry, color and drain, penetration, resistance. It is only used for the advantage of the borehole to enable tube sample to be taken or filled or carried out of the hole. ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, रीड करते जाना है. परक्यूलेशन ड्रिलिंग में क्या होता है? हाइट वेट गिराया जाता है. कंसिस्ट ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रिपीटेड ब्लोज फ्रॉम अ पिट or a chillage. Water should be added to the hole at the time of the boring and the debris removed at the intervals. Only method suitable for drilling the boreholes in boulders and gravelly strata. Okay. Change in soil character identified by the composition of the outgoing slurry. Disadvantage: bottom material highly disturbed due to heavy blows. Expansion required large equipments. एक्सपेंसिव है, इसको लार्ज इक्विपमेंट चाहिए होता है. माइनर चेंजेस कैन नॉट बी डिटेक्टेड फ्रॉम द स्लरी. अनइकोनॉमिकल होगा फॉर होल्स ऑफ द डायमीटर इज लेस देन 10 सेंटीमीटर. ओके, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा डाया हो तो वो अच्छा वर्क करता है. आल्सो यूज्ड फॉर ड्रिलिंग ट्यूबवेल्स. रोटेटरी ड्रिलिंग होता है, तो रोटेटरी ड्रिलिंग में सिमिलर टू द वॉश बोरिंग बट होल्स एडवांस बाय रोटेटिंग अ hollow drill rod with a cutting bit at the lower end and drill head at the upper portion. Primarily intended for the investigation of the rock but also used for in soil. ठीक है, रॉक के बारे में पता लगाने के लिए और सॉइल के बारे में पता लगाया जाता है. यूजफुल फॉर हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रेटा एंड फॉर क्ले, सैंड एंड रॉक, तीनों के लिए रोटेटिंग यूज कर सकते हैं. नॉट फॉर ग्रेवली सॉइल के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि पत्थर बार बार इधर से उधर भागेगा ना, कैसे टूटेगा, तोड़ देगा चीज़ें. टू फॉर्म ऑफ द रोटेटरी ड्रिलिंग: ओपन होल ड्रिलिंग एंड कोर ड्रिलिंग. दो टाइप का होता है रोटेटरी ड्रिलिंग, ओपन होल ड्रिलिंग एंड कोर ड्रिलिंग. ओपन होल ड्रिलिंग इट इज द जनरली यूज फॉर सॉइल एंड वीक रॉक, जबकि कोर ड्रिलिंग होता है इट इज यूज फॉर रॉक एंड हार्ड क्लेस. टिपिकल कोर डायमीटर जो होता है 41, 54, 76 और 165 सेंटीमीटर. ठीक है, 41, 54, 76 एंड 165 mm डायमीटर होता है. सुटेबल फॉर होल्स ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर. डाया अनइकोनॉमिकल फॉर डाया 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए डायमीटर. एडवांटेज: प्रोग्रेस मच फास्टर एंड डिस्टर्बेंस ऑफ द सॉइल बिलो द बोरहोल इज स्लाइट. मतलब कम डिस्टर्बेंस होता है, आराम से काम हो जाता है, जबकि जैसे प्रेशर हम लोग गिराते हैं तो ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, आसपास भी सॉइल डिस्टर्ब हो जाती है जाकर. लिमिटेशन: द मेटल इज नॉट सुटेबल फॉर द सॉइल कंटेंट हाई परसेंटेज ऑफ ग्रेवल ओवल्स. ठीक है, as they tend to the rotate beneath the pit and are not broken up. Natural water content of the material is liable to the increase due to the contact with the drilling fluid. अगला होता है रोटेटरी ड्रिलिंग में ही है कोर ड्रिलिंग. ये रोटेटरी ड्रिलिंग में भी एक कोर ड्रिलिंग चल रहा, बट कोर ड्रिलिंग को एडवांस कर दिया, उसका एक और नाम दे दिया गया यूज फॉर रॉक. ओके,
is similar for rotatory drilling but provided with a sharper cutting edge. इसको डायमंड जो डायमंड या टंगस्टन का बना होता है. A drilling rod with core barrel fitted with drilling bit, rotated drill bit, advanced down cut and annular holes around the intent hole. Important: ensure the boulder or layers cemented soils are not mistaken for bedrock. इसमें भी दिक्कत है. This necessary core drilling to a depth of at least 3 meter in bedrock in area where boulders are known to occur. For shear strength determination, a core with diameter of height ratio diameter and height ratio होता है 1/1. core with diameter to height ratio लगभग सेम होना चाहिए. स्क्वायर की तरह. Rock pieces may be used for the determination of the specific gravity and classification. ये है रॉक पीसेस, ऐसे तोड़ तोड़ के निकाल लिए जाते हैं. All type of soil and rocks expected अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following sampling each care take to ensure that at least of the composition of the soil as it exists in nature remains unaltered? Least composition of the soil exists in the nature. Following sampling each care take to ensure that at least the composition of the soil sample exist in the nature remain unaltered. Disturb representation. डिस्टर्ब और रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, यहाँ सैंपल कलेक्शन में डिस्टर्ब रिप्रेजेंटेटिव नेचुरल चीज़ को बता सकता है. डिस्टर्ब है बट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल स्ट्रक्चर गेट डिस्टर्ब एंड बट मिनरल कंपोनेंट इज सेम यूज टू फाइंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज. डिस्टर्ब representation sampling is care taken to ensure that at least the composition of the soil as it exists in nature remain alternative. Which one of the following method is not the category of geophysical method of subsurface investigation? UV होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक लॉगिंग, इलेक्ट्रोमारी होता है इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स सर्विंग में होता है. ये सब चीज़ें सीस्मिक रिफ्लेक्शन भी होता है. Sample of high fissure soil can be obtained from accessible exploration, ना कि ओपन ड्राई सैम्पलिंग स्प्रेडेस कंपेंटिंग थिन वॉल सैम्पलिंग. ये सब कुछ नहीं हो पाएगा. सैम्पलिंग दो टाइप का होगा, दो जगह का होगा, एक सॉइल में एक रॉक में. सॉइल में होगा डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब हैंड सैंपल एंड अदर सैंपल, और अनडिस्टर्ब जो होगा वो होगा सेल बाय चांस सैंपल ट्यूब सैंपल.
रॉक में जो होगा वॉश सैंपल एंड पोर सैंपल, डिस्टर्ब होगा वो वॉश सैंपल एंड डिस्टर्ब होगा पोर सैंपल। सैंपलर्स क्या होते हैं? दी टाइप के कोहेसिव कोहेजनलेस रॉक। तो कोहेसिव ओपन ट्यूब सैंपलर जो होगा कोहेसिव सॉइल के लिए होगा, जो कि अनडिस्टर्ब सॉइल सिंपल को बताया है अनडिस्टर्ब के लिए।